नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं एक हमारा बहुत ही जबरदस्त सा क्या है दोस्तों अध्याय, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। अब तक हम लोग इस चैप्टर से संबंधित क्या कर चुके हैं दोस्तों, दो लेक्चर्स को कर चुके हैं। हमारे आज के इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ और ज्ञानवर्धक वाली जो बातें होंगी उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में हमने इस चैप्टर की बहुत सारी गहराई वाली बातों को आप सभी के सामने रखा था। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा अध्याय है। चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती और इस चैप्टर की आज पूरी की पूरी कहानी इस लेक्चर नंबर 3 में आप देखते हैं कि कंप्लीट कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हम लोग अपनी आज की इस क्लास में किन किन बिंदुओं को आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले दोस्तों गरीबी के कारण कि हमारे समाज के अंतर्गत लोग गरीब हैं, इसके क्या क्या मुख्य कारण हैं उसको समझने की कोशिश डिटेल से करेंगे। उसी के साथ साथ गरीबी दूर करने के उपाय कि हम गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं वो देखेंगे और गरीबी उन्मूलन की सरकार हमारे देश से गरीबी को हटाने के लिए क्या काम कर रही है। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है हटाना। तो हमारे देश में हमारी सरकार गरीबी को हटाने के क्या क्या उपाय कर रही है और कौन कौन से कार्यक्रमों को सरकार ने स्टार्ट किया है उसको हम लोग जानेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी महत्वपूर्ण और काफी आप देखते हैं कि सवाल आपके पेपर के अंतर्गत इन बिंदुओं से बनते हैं, तो इनको बहुत सरल तरीके से हम लोग पेश करेंगे। क्लास को करें शुरू, उससे पहले क्यों ना एक क्विकली रिकैप कर लें दोस्तों, है ना। लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में हमने जितनी भी प्यारी प्यारी बातों को आप सभी के समक्ष डिस्कस किया था, उन सभी बातों को हम लोग क्विकली क्या कर लेते हैं, आप सभी के साथ सम अप करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे किसी बच्चे के समक्ष नहीं रहे। ये जो हमारा पूरा का पूरा अध्याय है दोस्तों, आप देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम है निर्धनता, या फिर जिसे हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हम लोग निर्धनता या फिर हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी के नाम से भी पुकारते हैं। और ये निर्धनता और गरीबी एक प्रकार से एक चैलेंज है, एक चुनौती है। किसी भी देश को बेहतर बनाने में अगर लोग गरीब होंगे, वहां की जनसंख्या गरीब होगी, निर्धनता वहां होगी, तो वो देश एक अमीर देश, एक पावरफुल देश और एक अच्छा बेहतर देश नहीं बन सकता, है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले आप सभी के साथ निर्धनता का क्या मतलब है वो डिस्कस किया। और निर्धनता क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। और जो व्यक्ति गरीब होता है ना, जो व्यक्ति गरीब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग निर्धन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कौन व्यक्ति गरीब होता है, ये तो बताओ भाई, हम किसे गरीब कहेंगे। एक बार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को क्या नहीं कर सकता दोस्तों, मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा है या फिर मूलभूत आवश्यकताओं का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। और मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? आप सभी को पता है कि इंसान को जीवित रहने के लिए रोटी की जरूरत होती है, रहने के लिए घर की जरूरत होती है, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, जीवित रहने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं कर पा रहा है, उसी को हम लोग गरीब कहते हैं, है ना। और हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंतर्गत ये देखा था कि कोई व्यक्ति क्यों गरीब रह जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, हम देखते हैं कि एक तो है भूमिहीनता, कि अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो वो गरीब होगा। दूसरी बड़ी वजह हमने देखी थी दोस्तों कि बेरोजगारी, कि अगर कोई व्यक्ति आपको गरीब दिख रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि उसके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार है। अगर उसे काम मिलेगा तो भाई उसके पास पैसा आ जाएगा और वो गरीब नहीं रहेगा। इसका तीसरी बड़ी वजह हमने देखी थी दोस्तों अशिक्षा, कि अगर आप लोग शिक्षित नहीं हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप ऐसी संभावना है कि आप गरीबी के दलदल में रहें, आपको काम नहीं मिल पाए, आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए। और इसकी जो चौथी वजह है दोस्तों, है ना, हमारा ये जो किसी व्यक्ति के गरीब होने की चौथी वजह है वो है परिवार का आकार। अगर किसी परिवार में लोग बहुत ज्यादा हैं और उस परिवार में सिर्फ एक ही पिता या फिर माता कमाने वाली है, तो इस वजह से भी आप देखते हैं कि ज्यादा लोगों के होने की वजह से वो पूरा का पूरा परिवार गरीबी में ही रहे, वो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति ना कर पाए। निर्धनता या फिर गरीबी या फिर निर्धन कौन है वो समझा, और इसकी जो महत्वपूर्ण वजह होती है उनको हमने समझा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने ना अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत और भी बहुत सारे बिंदुओं को आप सभी के समक्ष रखा था, और उसमें से कुछ बिंदु ये थे कि हमारे देश के अंदर किसे गरीब कहा जाए। इसको लेकर आप लोग देखते हैं कि
हमारे देश के अंतर्गत एक तरीका प्रस्तुत किया गया है जिसे हम लोग गरीबी रेखा कहते हैं। गरीबी रेखा सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में यूज की जाती है। और आप देखते हैं कि ये एक काल्पनिक रेखा है ना, एक असलियत में ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। और माना जाता है कि जो लोग इस रेखा के नीचे आते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, उनको हम लोग गरीब मानते हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर दोस्तों एक बैंक हमें दिखता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है विश्व बैंक। और ये विश्व बैंक क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि अगर किसी भी देश के अंदर रहने वाला कोई नागरिक एक दिन में $1.9 कमा पा रहा है या फिर इससे कम कमा पा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है, मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि उसको हम लोग गरीब बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भाई कौन गरीब है, एक ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाएगा जो एक दिन में $1.9 को प्राप्त नहीं कर पाता। वहीं भारत के संदर्भ में हम लोग गरीबी को कैसे मापित करते हैं दोस्तों, हम लोग गरीबी को मापित करते हैं या फिर गरीबी को मापते हैं कैलोरीज की मदद से। हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने से हमें कैलोरीज मिलती हैं, है ना, और हमारे देश के अंदर हम लोग कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण करते हैं। बताया गया है हमारे देश के अंतर्गत कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या फिर गांव के इलाके में रहता है और गांव के इलाके में रहते हुए अगर वो एक दिन में 2400 कैलोरी को प्राप्त कर पा रहा है ना, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण इलाके में रहता है और एक दिन में 2400 कैलोरी को प्राप्त कर पा रहा है, वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो शहरी क्षेत्र में रहता है यानी कि सिटी में रहता है और सिटी में रहते हुए वो अपने पेट को भरने के लिए 2100 कैलोरी या फिर इससे कम को प्राप्त कर पाता है तो उसे गरीब कहा जाता है ना। तो भारत में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दिखता है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए 2100 कैलोरी प्राप्त कर पाता है और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए 2400 कैलोरी प्राप्त कर पाता है या फिर उससे कम, तो उसे गरीब कहेंगे और शहर में ये 2100 है। अच्छा, ग्रामीण के लिए 2400 क्यों है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है और ज्यादा शारीरिक काम करना पड़ता है, इसीलिए उनको ज्यादा एनर्जी या फिर कैलोरी की जरूरत होगी। तो हमने गरीब रेखा क्या है या फिर गरीबी रेखा क्या है उसको डिस्कस किया। और भारत के अंदर गरीबी रेखा का मापदंड जो होता है वो कैलोरी के आधार पर होता है। वहीं विश्व बैंक पूरी दुनिया के अंदर जो गरीब कौन है वो $1.9 से कम कमाने वालों को मानते हैं। फिर अपने इसी लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों हमने कुछ और ध्यान से गहराई वाली बातों को देखा था। हमने देखा था कि अगर हम लोग भारतीय समाज के अंतर्गत मौजूद सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन हैं उनको भी समझने की कोशिश की थी। तो हमने देखा था कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो मुख्य तौर पर कहां पर रहते हैं दोस्तों, जो हमारे जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिन्हें हम लोग हमारे अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है अनुसूचित जनजाति। तो भारत में सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो हैं हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग। और भारत में लगभग 22% जो जनसंख्या है, पूरे देश की 22% पॉपुलेशन गरीब है, यानी कि हर 100 में से 22 लोग भारत के गरीब हैं। और इनमें सबसे ज्यादा गरीब पूरे भारत में आदिवासी लोग या फिर हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और दूसरे नंबर पर हमें कौन दिखता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारे देश के अंतर्गत आपको दिखता है अनुसूचित जाति, यानी कि ये वो लोग हैं जिनका पिछले काफी सालों से शोषण होता रहा है, जो छोटा काम करते थे, साधारण काम करते थे, इनको काम के आधार पर इनके साथ भेदभाव हुआ, शोषण हुआ और इन्हीं को हम लोग अनुसूचित जाति या फिर हम दलित भाइयों के तौर पर पुकारते हैं। तो देश में ये भी हमें बड़े स्तर पर गरीब दिखते हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि भारत के अंदर जो गरीबी का स्वरूप हमें दिखता है, पूरे भारत में अगर हम लोग गरीबी का स्वरूप देखते हैं तो दोस्तों वो बड़ा विचित्र है। हम देखते हैं कि भारत के बहुत से राज्य हैं, जैसे पंजाब हुआ, जैसे हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश हुआ, है ना, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे हमारा केरल हुआ, उसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा क्या हुआ दोस्तों, महाराष्ट्र हुआ। ये जो राज्य हैं यहाँ पर गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं वो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। 7%, 6% के करीब इन राज्यों में जनसंख्या गरीबी रेखा से कम है। वहीं भारत के कुछ राज्य हैं दोस्तों जहां पर हमें दिखता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी हमें देखने को मिलती है। और इसमें हमें दिखता है दोस्तों हमारा बिहार राज्य, जिसमें लगभग 33% के करीब लोग हमें गरीब दिखते हैं। वहीं अगर बात की जाती है उससे भी थोड़ा सा कमज़ोर, तो थोड़ा इससे कमज़ोर राज्य और या फिर और गरीब राज्य, तो वो हमें दिखता है उड़ीसा राज्य, जहाँ पर आप देखते हैं कि 32% लोग हमें गरीबी रेखा से नीचे दिखते हैं, यानी कि गरीब दिखते हैं। अब देश तो एक ही है,
लेकिन इस देश में बहुत से राज्य वहां बहुत कम गरीब हैं और बहुत से ऐसे राज्य जहां की आधे से अधिक, जहां पर 33% 32% जनसंख्या गरीब है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों कि इन राज्यों में अगर हम देखते हैं तो इन राज्यों में कारखानों की उपस्थिति नहीं है ना, कारखानों की उपस्थिति या फिर काम की उपस्थिति नहीं है। तो अगर आप लोग महाराष्ट्र में देखें, केरल में देखें, आंध्र प्रदेश में देखें, पंजाब में देखें, इन राज्यों के लोगों के पास काम है ना, ये खेती करते हैं, इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, इनके अपने अपने काम है। अगर काम होता है तो लोगों के पास पैसा आता है, पैसा आता है दोस्त तो लोग अपना घर खरीदते हैं, अपना इलाज कराते हैं, अपनी रोटी को प्राप्त करते हैं, अपने कपड़े को पहनते हैं और वो गरीबी की दलदल से बाहर निकल जाते हैं। इन राज्यों में दोस्तों लोगों के पास काम की सुविधा नहीं है और इसी वजह से इन राज्यों की बड़ी जनसंख्या हमें गरीबी के दलदल में फंसी हुई दिखती है। फिर हमने अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत एक और बिंदु को डिस्कस किया था। हमने दुनिया के अंतर्गत भी क्या किया था दोस्तों, विश्व का जो गरीबी की दर है उसको भी क्या करा था, देखा था। और हम ये देख चुके हैं कि दुनिया के अंतर्गत बहुत से ऐसे देश थे जो पहले बहुत गरीब थे और धीरे धीरे वो बहुत तेजी के साथ बेहतर हुए हैं। हमने देखा था साल 1981 की बात करी थी चीन की, और हमने देखा था कि चीन के अंदर लगभग 88% जो लोग थे वो गरीब हुआ करते थे। लेकिन स्थिति बदलती चली जाती है और हम देखते हैं कि 2001 के आसपास चीन जो है दोस्तों वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और चीन के अंदर मात्र 14% लोग ही अब गरीब हैं। क्यों? क्योंकि चीन ने अपने वहां पर कारखानों को, लोगों को काम दिया, लोगों के पास काम आया तो उन्होंने काम आने के बाद पैसे को प्राप्त किया, जिससे उन्होंने अपने घर खरीदे, अपने कपड़ों को प्राप्त किया और गरीबी के दलदल से निकले। उसी के साथ हमने डिस्कशन किया था भारत जैसे देशों के बारे में, या फिर जो हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं, भारत हुआ और हम देखते हैं कि हमारा नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन देशों के अंतर्गत भी धीरे धीरे काम खुलने लगे हैं और इन देशों के अंतर्गत भी गरीबी का स्तर जो हुआ करता था वो धीरे धीरे हमें कम आता हुआ दिखा है। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसे इलाके की भी बात करी थी दोस्तों जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग अफ्रीकी महाद्वीप के नाम से पुकारते हैं, और यहाँ पर गरीबी का स्तर हमें बढ़ता हुआ दिखा है। क्यों? क्योंकि इस इलाके में, अफ्रीका के देशों के अंतर्गत हम देखते हैं कि अभी भी वहां पर भ्रष्टाचार है, नेता लोग जनता की भलाई की बात नहीं कर रहे हैं, कारखाने काम नहीं लूट रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जनता और गरीब इन इलाकों में होती जा रही है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग क्या कर चुके थे दोस्तों, अपनी पिछली क्लासेस के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपन लोग अपनी आज की इस क्लास को आप सभी के समक्ष शुरू करेंगे। गरीबी के कारण, गरीबी दूर करने के उपाय और गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या क्या कानून और कार्यक्रम लेकर आई है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं और आप लोगों के साथ पूरा फोकस आपको कक्ष के अंदर रखना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है कि भारत में गरीबी के कुछ महत्वपूर्ण कारण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कि जो अंग्रेज हमारे देश के अंतर्गत आए सन 1600 में, हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर शासन करने के लिए एक कंपनी को बनाया जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ये कंपनी शुरू में व्यापारी बनकर आए, अंग्रेज पहले व्यापारी बनकर आए और व्यापारी बनकर ये हमारे देश में आए। जब ये हमारे देश के अंतर्गत आए तो इन्हें दिखी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। सबसे अच्छी यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम बहुत प्यारा, यहाँ की स्थलाकृति, यहाँ पर पर्वत, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान है ना, तो इस वजह से इनको दिखा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है और उन्होंने शुरुआत में व्यापारी बनकर आए और इनके लालच ने इनको क्या कर दिया दोस्तों, इनका लालच बढ़ता चला गया और उन्होंने फिर भारत के अंदर फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया। एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाया, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाया, एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से लड़वाया और भारत के लोग आपस में लड़ते रहे। और अंग्रेजों ने फिर क्या किया दोस्तों, मौके का फायदा उठा के अपने आप को देश का शासक घोषित कर लिया। यानी कि 1757 तक उन्होंने भारत के अधिकतर भागों पर कब्जा कर लिया था और फिर बहुत लंबे सालों तक आप देखते हैं कि भारत गुलाम रहा और फिर 1947 तक 200 सालों से भी ज्यादा की गुलामी के बाद हमारे प्यारे भारत को आजादी प्राप्त होती है। अंग्रेजों ने जब भारत पर राज किया था, क्या वो भारत का भला करने आए थे? नहीं, वो भारत को लूटने के लिए आए थे। उनका एक ही उद्देश्य था, लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो, है ना। जो भी यहाँ के संसाधन है, जो भी यहाँ के खजाने हैं, जो भी यहाँ के आपको दिखता है कि कृषि के अंतर्गत मौजूद स्थिति है, उन सबको लूटो। और अंग्रेजों के समय में आप देखते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो अच्छी नहीं रही, क्योंकि अंग्रेजों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लूटो, तबाह कर दो उस देश को, यहाँ के हर एक बेहतरीन चीज को अपने वहां पर ले जाओ। उन्होंने, अंग्रेजों से आने से पहले भारत के अंदर आप देखते हैं कि लोग हाथ से चीजों को बना बनाकर अपना काम किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के अंदर लोग जो हाथ से चीजों को बनाते थे,
हाथ से कपड़े को सीते थे वो तबाह कर दिया और अपने फैक्ट्रियों में ब्रिटेन से, इंग्लैंड, लंदन से जो कपड़े बनकर आते थे उनको बेचना शुरू किया। तो जो भारत के अंदर कारीगर थे उनका काम आप देखते हैं कि समाप्त हो गया। अब लोगों के पास काम नहीं है तो क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है, काम ना होने से लोग गरीब हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। तो बड़ी जनसंख्या में जब लोगों के काम धंधे खत्म हुए तो भारत के अंदर जनसंख्या क्या हो गई दोस्तों, गरीबी के मकड़ जाल में फंसती चली गई। तो एक सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था और अंग्रेजों ने लूटा था और इस वजह से आजादी से पहले हमारे देश के अंदर हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब थे। एक समय तक भारत दुनिया की सोने की चिड़िया कहलाता था, यानी कि हम सबसे पावरफुल कंट्री थे। लेकिन अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, हमें क्या कर दिया दोस्तों, पूरे तौर पर कंगाल कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें आज़ादी मिल जाती है 1947 में और आज़ादी के बाद अब देश को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। देश के अंदर से गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश होती है, लोगों को बेहतर जीवन दिलाने की कोशिश होती है और हम देखते हैं कि इसके लिए सरकारें अलग अलग तरीके को अपनाती हैं। फिर समय आता है साल 1980 के आसपास का, है ना, और साल 1980 के आसपास हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुत तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। पहले तो ये था कि चलो गरीबी थी लेकिन जनसंख्या भी कम थी, लेकिन साल 1980 तक आते आते देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग क्या होते हैं दोस्तों, पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इस समय को हम लोग जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी पुकारते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब कि भारत में बड़ी मात्रा में आप देखते हैं कि लोगों का जन्म होता है। अब पहले से ही आप देखते हैं कि लोगों के पास काम नहीं थे और ज्यादा जनसंख्या के बढ़ जाने की वजह से अब आप देखते हैं कि पहले लोग कम थे और काम भी कम था तो लोगों का जीवन चल जाता था। अब जनसंख्या ज्यादा हो गई है और काम और कम हो गए तो हालात और ज्यादा हमें खराब होते हुए दिखते हैं और देश में और गरीबी हमें बढ़ते हुए दिखती है। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हमारे देश के अंदर गरीबी थी तो हमारे देश के अंदर सरकारों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से चीज़ों को अपनाया गया और देश के अंतर्गत देश को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। उसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारे देश के अंदर हरित क्रांति को किया गया। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो कैसा देश कहलाता है दोस्तों, एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि प्रधान देश का मतलब है कि हमारे देश में अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती के काम में लगे हुए हैं। देश की लगभग 70% पॉपुलेशन यानी कि 100 में से 70 लोग खेती के काम में लगे हुए हैं और देश के अंदर अधिकतर लोग खेती से ही अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं, पैसे को प्राप्त करते हैं। भारत एक ऐसा देश था जहां पर लोग खेती में काम तो करते थे लेकिन हम अपने देश में अपने लोगों का पेट भरने लायक भी अनाज पैदा नहीं कर पा रहे थे। अब इसी बात को ध्यान में रखकर हम देखते हैं कि साल 1970 के दशक में, साल 1966 की बात अगर की जाए दोस्तों, तो हमारे देश में एक नया तरीका शुरू किया जाता है और उसे ही हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या होता है, भारत के कुछ राज्यों को चुना जाता है, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, और इन राज्यों के अंदर यह कहा जाता है कि हम अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे, अच्छी फसलों का प्रयोग करेंगे, अच्छे तरीके से खाद डालेंगे और अपने फसल को बढ़ाएंगे। लगभग 5-7 साल में भारत में जो हम दूसरे देशों से अनाज आप देखते हैं कि लिया करते थे, भारत इतना समृद्ध हो जाता है कि अब हम दूसरे देशों को अनाज बेचना शुरू कर देते हैं और आज के समय में हमारा भारत यही कर रहा है। अगर आप देखें दोस्तों, हम इतने समृद्ध हो चुके हैं कि हम दूसरे देशों को अनाज दे पा रहे हैं और इस अनाज हरित क्रांति से लोगों के पास पहले काम नहीं था, अब लोग खेती में काम करने लगे, मजदूरी करने लगे तो उनके पास काम आया और वो थोड़े गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं। तो हरित क्रांति ने देश के अंदर आपको दिखता है कि लोगों को काम दिया, जिससे लोगों का आप देखते हैं कि जीवन बेहतर हुआ और भारत एक आत्मसमर्पण, आत्मनिर्भर देश भी बना। उसी के साथ देश के अंदर अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र का मतलब हमारी जो फैक्ट्रियां हम बनाते हैं। भारत में आज़ादी के समय से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कारखाने कम थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति पैदा होती है और हमारे देश में क्या किया जाता है दोस्तों, कारखानों को बनाने की कोशिश होती है। भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहले लोग काम की तलाश में गांव से क्या किया करते थे दोस्तों, पलायन करते थे, गांव से शहर की तरफ आया करते थे, है ना। उनको क्या करना पड़ता था, शहर आना पड़ता था काम की तलाश में, क्योंकि गांव में कुछ पैसे वैसे कमाने की कोई सुविधा थी ही नहीं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत बड़े स्तर पर जो लोग थे वो गांव से शहरों की तरफ आया करते थे और फिर शहरों में आकर वो छोटी मोटी मजदूरी से अपने जीवन को गुजारा करते थे। अब भारत के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों कि भारत के लोग शहरों में नहीं आए और उनको गांव में ही काम मिले। इसके लिए भारत की सरकार ने कोशिश की। क्या कोशिश की दोस्तों, हम देखते हैं कि उनकी खेती की, वो खेती में काम करें, इसके लिए उनकी ज़मीन को बेहतर करने की कोशिश की, है ना। किसानों से ये कहा कि हम आपको क्या देंगे, हम आपको पैसा उधार देंगे, आप खेती करो और आप क्या करो, खेती करके अपनी जीविका को पालो। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो बड़ी वजह रही कि अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, दूसरी बड़ी वजह ये रही कि हमारा देश के अंदर आप देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई थी तो इस वजह से हम गरीब थे। उसके बाद हमने देखा कि हमने इस गरीबी को कम करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग किया और तरीकों के जरिए हमने हरित क्रांति
के जरिए और प्रारूपों के जरिए अपने देश में गरीबी को नियंत्रित करने की कोशिश की। एक सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें दोस्तों आज के समय में जो हमें देखने को मिल जाती है, जो एक कटु सच है, वो क्या है दोस्तों कि लोग आज के समय में दिखावटी जिंदगी को जीते हैं। भारत के अंदर अगर आप लोग देखते हैं कि जब कोई शादी विवाह का प्रोग्राम आता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा क्या करते हैं, लोग खर्चा करते हैं। अरे शर्मा जी क्या बोलेंगे, वर्मा जी क्या बोलेंगे, मतलब लोगों को दिखाने के लिए आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करते हैं। पैसा उधार ले लेकर क्या करते हैं, शादी विवाह में लगाते हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग क्या हो जाते हैं, वो गरीबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, है ना। आपको क्या दिखता है कि भारत में लोग शादी ब्याह के अंतर्गत खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको गरीबी में आते हुए फंसते हैं। पैसा उधार ले लेते हैं और अगर काम धंधा नहीं चलता तो वो पैसा भी नहीं दे पाते, फिर जो उनकी ज़मीनें होती हैं वो छीन ली जाती हैं और फिर वो व्यक्ति गरीब हो जाता है। ऐसा हमें होता हुआ दिखता है। अब यहाँ तक तो हमने दोस्तों गरीबी की वजह क्या है, कारण क्या क्या है, उनको डिस्कस किया। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे और कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और वो क्या है, और वो है कि हम कैसे किस तरीके से अपने देश के अंदर गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं ये हमें डिस्कस करना होगा। तो हमारे देश के अंदर निर्धनता यानी कि जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए दोस्तों हमारे पास दो लक्ष्य हैं, दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, सबसे पहला तरीका है जिसे हम लोग कह रहे हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि हमारे देश में अगर अपन लोगों को गरीबी खत्म करनी है तो उसके दो तरीके हमारे पास मौजूद हैं। पहला तरीका कहलाता है आर्थिक समृद्धि, यानी कि लोगों को अमीर बनाओ, लोगों के पास काम दो, लोगों को काम मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो घर बनाएंगे, कपड़े पहनेंगे, रोटी खाएंगे, अपने स्वास्थ्य अपना इलाज कराएंगे। और दूसरा क्या कहलाता है, लिखित गरीबी उन्मूलन। ये क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं किस चीज को दोस्तों, आर्थिक समृद्धि को। ठीक है, देखिए साल 1980 के दशक में, दशक का मतलब क्या होता है, 10 सालों का समूह, यानी कि साल 1970 से साल 1980 तक का ये जो समूह है इसे हम लोग कह रहे हैं क्या दोस्तों, साल 1980 का दशक। इस समय अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो हमारे देश में आप देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में हम जो वस्तुएं बना रहे थे, हम जो सेवाएं दे रहे थे, हम जो बिल्डिंगें बना रहे थे वो बहुत कम थी। भारत बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन साल 1980 और साल 1990 के दशक में भारत क्या है दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया के अंदर एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था बढ़ता चला गया। और मात्र 10 सालों में, साल 1980 में हमारी जो विकास की दर थी वो 3.5% थी, है ना। लेकिन उसके 10 सालों बाद हम देखते हैं साल 1990 तक हम क्या हो जाते हैं, हम लोग 6% तक वृद्धि कर लेते हैं, 6% तक पहुंच जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा हमें क्या दिखता है दोस्तों, प्रारूप दिखता है कि जब हम अपने देश के अंदर फैक्ट्रियां लगाएंगे। आर्थिक समृद्धि का मतलब है हमने साल 1980 से साल 1990 के बीच में किया क्या, हमने फैक्ट्रियां लगाई, कारखाने खोले, प्राइवेट कंपनीज को लाने दिया। इससे हमारे देश के अंदर जब कंपनियां आई, फैक्ट्रियां आई, लोगों को काम मिला तो उनका घर उन्होंने अपने घर बनाए, उनको रोटी कपड़ा मकान मिला और गरीबी कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई दिखी। तो आर्थिक समृद्धि पहला रूप है जिसके जरिए हम देश से गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कहलाता है दोस्तों, दूसरा तरीका ये कहलाता है जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी हटाने का एक स्वरूप, है ना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी सरकार अगर गरीबी को समाप्त करना चाह रही है तो सबसे पहला तरीका है कि लोगों को काम दो, लोगों को काम मिल जाएगा तो गरीबी खत्म होगी। और दूसरा तरीका है कि उनको काम देने के लिए कुछ तरीके बनाओ, है ना। और उनमें सबसे पहला है, हमें दिखता है मनरेगा। भारत की सरकार ने ये क्या किया है दोस्तों, एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे हम लोग महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहते हैं। ये देखा जाता था भारत के अंदर कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम था ही नहीं और इसी वजह से भारत के बहुत से गांव के लोग शहरों में आकर काम किया करते थे। इस वजह से शहर की जनसंख्या भी बढ़ गई थी और उसी के साथ साथ गांव भी खाली होने लगे थे। जनसंख्या का आप देखते हैं कि जो बंटवारा था वो असंतुलित हो गया था देश के अंदर। हमारे शहरों में लोगों को काम तब भी नहीं मिल पा रहा था और जनसंख्या बढ़ती जा रही थी शहरों में और उसी के साथ साथ गरीबी भी समाप्त नहीं हो रही थी। इसी बात को ध्यान में रखकर क्या किया गया, भारत की सरकार ने साल 2005 में आप देखते हैं कि इस कार्यक्रम को, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जिसे हम लोग महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से पुकारते हैं। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति है जो अगर गांव में रहता है तो उसे गांव में रहते ही क्या दिया जाएगा दोस्तों, गांव में रहते हुए ही 100 दिन के काम की गारंटी दी जाएगी कि गांव में हर परिवार से एक व्यक्ति को
100 दिन के काम की गारंटी सरकार देगी। गांव में ही आपसे तालाब बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, सड़क बनवाएगी, और 100 दिन, साल में 360 दिन होते हैं, 100 दिन का काम तो दोस्तों आपको गारंटी मिलेगा। इस काम की बात हमारी सरकार के द्वारा की जाती है और इसमें भारत सरकार ये कहती है कि इसके जरिए हम लोग, ये जो लोग प्रवास करते हैं, है ना, या करते हैं कि शहरों की तरफ आते हैं, उसको रोका जाएगा। अब जब लोगों को काम मिलेगा तो काम मिलने की वजह से हम देखते हैं कि हम अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों कि अगर आपको गांव में रहते हुए नौकरी को प्राप्त करना होता है मनरेगा कार्यक्रम के तहत, तो हर गांव में एक मनरेगा अधिकारी होता है। आप मनरेगा अधिकारी के पास जाएंगे, उसके पास अपना नाम लिखवाएंगे और उससे कहेंगे कि मुझे काम चाहिए, तो मनरेगा अधिकारी आपका नाम लिख लेगा और फिर आपको वेट करना होगा। कितने दिन तक दोस्तों? आपको वेट करना होगा 15 दिन तक। अगर 15 दिनों के अंदर अंदर तक अगर सरकार आपको काम नहीं देती है दोस्तों, तो फिर आपको अपना खर्चा उठाने के लिए सरकार थोड़ा बेरोजगारी भत्ता भी देती है कि काम नहीं मिल पा रहा लेकिन आपने नाम तो लिखवाया है। 15 दिन तक अगर सरकार आपको काम नहीं दे पाती है तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ताकि आप अपने खर्चे को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। अच्छा, देश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हम लोग भारत के बहुत से राज्यों में ये देखते हैं कि जब लोगों से काम कराया जाता है मनरेगा स्कीम के तहत, तो उनको काम करने के बाद पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि क्या कर दिया जाता है, उनको अनाज दे दिया जाता है ताकि वो अपना पेट पाल सकें। तो भारत के अलग अलग राज्यों में हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये स्कीम को भी देखते हैं। तो मनरेगा पूरे देश में लागू है, वहीं भारत के कुछ राज्यों में हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ अलग अलग प्रकार की स्कीम्स हैं। जैसे साल 1993 में, लगभग आज से 30 साल पहले, हम देखते हैं दोस्तों कि एक स्कीम को शुरू किया गया था जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जानी जाती है, जिसके तहत लोगों को काम देने की कोशिश की जाती है कि लोगों को काम मिले। ग्रामीण रोजगार सृजन योजना साल 1995 में शुरू की जाती है। लोग काम करते हैं और काम के बदले सरकार उनको पैसा देती है। ये आप देखते हैं कि किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना ये साल 1999 में सरकार शुरू करती है ताकि गरीबी को कम कर सकें। उसी के साथ आप देखते हैं कि ये सभी कार्यक्रम क्या हैं कि इन सभी कार्यक्रम आपको मनरेगा की तरह ही दिखते हैं, लेकिन मनरेगा जब बड़े स्तर पर हमें लागू होता हुआ दिखा, और मनरेगा के लागू हो जाने से हम अपने देश के अंतर्गत जो ये पलायन की सुविधा थी, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते थे, गांव से शहरों में जाते थे, वो कहीं तौर पर रुकते हुए दिखा। लोगों को अपने घरों में ही काम मिला, जिससे गरीबी भी हमारे देश के अंतर्गत हमें समाप्त होते हुए दिखी। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने आप सभी के समक्ष अपनी आज की इस क्लास से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु रहे थे, चीज़ें रही थी, उनको डिस्कस किया कि गरीबी के क्या क्या कारण होते हैं, गरीबी को समाप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, और सरकार ने किन किन तरीकों को शुरू किया है उनको हमने आप सभी के सामने देखा है। और इन सभी तरीकों ने, इन सभी कार्यक्रमों ने, मनरेगा ने, प्रधानमंत्री रोजगार योजना ने, ग्रामीण रोजगार सृजन ने, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ने देश के अंतर्गत लोगों को काम दिया, लोगों के पास काम आया तो लोगों के पास पैसा आया, और इसी वजह से लोग अब गरीबी के दलदल से निकले हैं। चलिए अब दोस्तों यहाँ से हम लोग आप सभी के साथ हमारे कुछ क्विज के क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे और एक एक कर फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि मनरेगा का मूल नाम क्या था, है ना। मनरेगा जो है दोस्तों, पहले उसका एक और नाम था, है ना। आज के समय में से मनरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, लेकिन शुरुआत में इसका एक और नाम था, तो वो नाम पूछा जा रहा है। नरेगा, बेरोजगारी उन्मूलन, स्वरोजगार योजना, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। 4 ऑप्शन हैं और आपको जल्दी से बताना है ना। तो मनरेगा को आज के समय में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है, लेकिन शुरुआत में इसका नाम था नरेगा, है ना। आप क्या देखते हैं, नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट कर था इसका नाम दोस्तों, है ना। लेकिन बाद में इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल उपयुक्त बनता है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत कितने दिन की काम की गारंटी सरकार देती है। सरकार कहती है कि आपको आपके गांव में ही 100 दिन का काम मिलेगा, और इसके लिए आपको जो अधिकारी होता है उसके पास अपना नाम लिखाना होगा, और अधिकारी के पास नाम लिखवाने के पास आपको 15 दिन के अंदर अंदर तक काम मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर आपको सरकार क्या देती है, भत्ता देती है, थोड़ा बहुत खर्चा देती है, ताकि आप अपनी जिंदगी को गुजार सकें। अगला सवाल है कि साल 1980 के दशक तक भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साल 1980 में भारत की जो विकास दर थी दोस्तों, वो कितनी थी, वो थी, आप देख पा रहे हैं कि 3.5, है ना। और लेकिन फिर आने वाले 10 सालों में, यानी कि साल 1990 तक आते आते ये क्या होती है, बेहतर होती है, और हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हम 6% तक अपने विकास की दर को ले जाते हैं, और बड़े स्तर पर देश में हमें बदलाव होते हुए दिखता है। एक बात दोस्तों जो हम करना चाहेंगे वो ये है कि जब भी अगर किसी भी देश से गरीबी को समाप्त करने की बात होती है कि हम कैसे किसी भी देश से गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, और जब भी हम लोग अमीर देशों की बात करते हैं
और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि दुनिया के अमीर देश कौन कौन से हैं जहां पर गरीबी को समाप्त किया गया है, तो आप कहते हैं कि अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, रशिया हुआ, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, है ना। आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हुआ। इन सभी देशों में दोस्तों हमें एक समानता देखने को मिलती है, वो क्या कि इन सभी देशों में कारखाने मौजूद हैं। इन लोगों ने अपने वहाँ पर फैक्ट्रीज को लगाया, कारखानों को लगाया, और कारखानों को लगाकर लोगों को काम मिला, और जब लोगों को काम मिला तो ये देश अमीर हुए। शुरुआत में ये भी गरीब थे। तो अगर भारत के अंदर, हमारा पूरे देश में और हर राज्य में हम अगर कारखानों, फैक्ट्रियों को लगाएं तो देश के अंदर ये जो गरीबी की समस्या है इसे हम लोग कम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक के बिंदु दोस्तों हमने डिस्कस किए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आपके क्विज के क्वेश्चन से आप सभी को लेके चलते हैं आगे, और आप सभी का करते हैं क्या दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो ये तो हमारी आज की क्लास रही जिसके अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित जितने भी हमारे क्या थे दोस्तों बिंदु थे उनको डिस्कस किया। हमने लेक्चर नंबर 1 को किया, लेक्चर नंबर 2 को किया, और लेक्चर नंबर 3 को किया, और इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी कहानी को आगे लेके जाते हैं। ये चैप्टर अब यहाँ पर समाप्त होता है। हमारी अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए लेक्चर के अंदर, और उसमें हम लोग एक नए लेक्चर को, एक नए पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।